फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं उसको हमने कवर किया था। ठीक है, हालांकि हमने जो है 2025 का जो रिसेंट पेपर है उसको नहीं किया है, उसको हम लोग सेपरेटली करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम पार्लियामेंट के इधर दूसरा जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो टोटल अराउंड वी हैव डिस्कस अराउंड 25 क्वेश्चन yesterday. So if you haven't watched that video, you can watch by just clicking on this channel. Okay, तो आपको वो मिल जाएगी। तो आज जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन का, वो हम लोग ब्रॉडली 28 क्वेश्चन हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, जो कि फंडामेंटल राइट्स रहेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीस रहेगा, और जो भी राइट्स जो पार्ट 3 के बाहर हैं, जैसे कि आपका हो गया राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300 ए में जो है। ठीक है, और उसके बाद नेचर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड राइट्स एंड टाइप्स। सो ये सारे चीज़ों हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा 2015 में पूछा गया था, दैट इज़ फ्रॉम डीपीएसपी। सो द क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में हमें जानना है। सो द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। यस, ये जो है करेक्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है किसके बारे में बताता है? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है कंट्री में होना चाहिए, उसके बारे में हमें बताता है, इसको प्रमोट करने की बात करता है। क्योंकि आप अगर पढ़िएगा डीपीएसपी को, तो हम क्लासीफाई भी करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो ये सारे चीज़ें हम इसको देखते हैं। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी का जब बात करेंगे तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है कंट्री में, उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Now the second statement, the provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Yes, this is absolutely correct. आपको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो जो है इन्फोर्सिबल नहीं होता है किसी भी कोर्ट द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। ठीक है, तो दीज आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर हमारा जो है बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारा सी हो जाएगा। तो अब देखिएगा 2015 में दे यूज टू आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, बट जस्ट यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ओके, तो एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये बोल रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ social and economic democracy, hence statement 1 is correct. Yes, however, unlike the fundamental rights, the directives are non-justiciable in nature. हाँ, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल होता है यानी कि अगर कोई फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और High Court under Article 226. Okay, but in case of DPSP there is no such provision, which means DPSP is non-justiciable in nature. That is, they are not enforceable by courts for their violation. Hence, statement 2 is correct. So source sorry, सोर्स की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत जो चैप्टर है उसका डीपीएसपी उसमें मिल जाएगा। अब देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा इन्होंने उसको डिटेलिंग किया है। तो गोल क्या है? तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिसमें जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस शामिल है। आप जस्टिस, आप उसका अगर डीपीएसपी पढ़िएगा तो जस्टिस में आपको मिलेगा कि तीनों जस्टिस का बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे कि आपका प्रीएम्बल में भी है। उसके बाद नॉन जस्टिसेबल राइट्स, एडिकेट लाइवलीहुड, अबलिश सॉरी, raising the standard of living, equitable distribution of resources, promotion of international peace. ओके, उसके बाद हमारा यहाँ पर है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फॉर इक्वल मैन एंड वीमेन, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 years, पॉलिसीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ स्लटर ऑफ यूजफुल कैटल, देन प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फंडामेंटल ड्यूटी से। अगेन दिस इज फ्रॉम 2015 ओनली। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन। सो ये जो है आपका यहाँ से जो इन्वर्टेड कोमा में जो है ये जो है एक स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया है और आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ पे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिस हैज़ बीन मेंशन। ओके, टू होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑफ कोर्स टू अपहोल्ड, सो प्रियम्बल में तो ऐसा बात नहीं किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी नहीं किया गया है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ कोर्स दिस कैन नॉट बी द आंसर। Okay, to uphold, protect the sovereignty, unity, and integrity of India. So this is expected by whom? This is expected by citizens. So citizen means fundamental duties. Okay, so fundamental duty is the correct answer. Okay. So fundamental duties मतलब इसका मानी क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि कुछ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम जो है कुछ अपना ड्यूटी को निर्वाहन करें ताकि ये जो है कंट्री जो है एक अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सके, अच्छी तरह से लोग जो है यहाँ पे जी सके। इसमें से कि ये है कि हम जो है अपनी सोवरेनिटी जो है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी जो इंडिया का है उसको जो है अपहोल्ड करें और उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, एक्सप्लेनेशन में बात करें तो ये जो है आर्टिकल, अब देखिएगा आर्टिकल 51 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, जो कि ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो सरदार सोहन सिंह कमेटी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में विच केम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार सोहन सिंह कमेटी। So originally we were having 10 fundamental duties, but right now we have 11th, which was added by 86 Constitutional Amendment Act 2002. Fundamental duties सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये जो है नॉट जस्टिसिएबल है। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें तो पहला जो हमारा ड्यूटी है तो वो कहता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बात बोले हमें उसे मानना है। ठीक है, इसका जो आइडियल्स है, प्रिंसिपल है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसके जो भी इंस्टीट्यूशन से, चाहे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी हो गया, उसको भी रिस्पेक्ट करना है हमें। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट करना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और हमें जो है सेलिब्रेट करना है और फॉलो करना है जो भी नोबल आइडियल्स थे जिन्होंने जो हमारा नेशनल स्ट्रगल जो हमारे फ्रीडम के लिए रहा है, उसको जो भी नोबल आइडियाज जितने भी थे जिसने इंस्पायर किया तो उसको भी हमें फॉलो करना है, उसे चेरिश करना है। एंड उसके बाद है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और उसके बाद हमें जो है अपना इंडिया का जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको अपहोल्ड करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, और हमें अगर वॉर वगैरह कुछ हो तो हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। इन जनरल भी हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, और जब भी नेशनल सर्विस करने का मौका मिले तो हमें अपना नेशनल सर्विस देना है, नेशन के लिए अपना सर्विस देना है। ठीक है, वॉलंटियरली। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religious, linguistic, and regional or section diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. ठीक है, तो हारमोनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड जो है हम पूरा जो इंडिया में है उसको जो है फैलाना है, उसको प्रमोट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, और जो भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस होता है अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वीमेन उसको जो है हमें रिनाउंस करना है। ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज द कंट्रीज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, जो भी इंडिया का जो कंपोजिट कल्चर है उसका जो वैल्यू है उसको हमें उसको वैल्यू देना है और उसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और हमें जो है प्रोटेक्ट करना है जो भी हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपना योगदान देते रहना है, जिसमें आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया,
और इसके हमेशा जो है कंपैशन रखना है लिविंग क्रिएचर्स के लिए, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। और हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना है, तो साइंटिफिक टेम्पर पे ध्यान देना है, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्ज्योर वायलेंस, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, and to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by 86 Constitutional Amendment Act 2002. So source क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका लक्ष्मीकांत जो है वो सोर्स हो रहा है, ठीक है। Now moving to the next question, question number 3. The ideal of welfare state in Indian Constitution enshrined in. So this is easy question. So this is TPSP talks about the welfare state. So that is the correct answer. Now, active principle of state policy part 4, Article 36 to 51 of the Indian Constitution has the provision of TPSP. Their aim is to establish social and economic democracy so that the ideal of public welfare state can be realized. Now characteristics. So ideas are to be followed by the state, non-enforceable limitation or arbitrary power of the state. Okay. Then amplification of preamble vision and moral obligation, creating welfareistic state. Now next question is from 2017, rights outside party. So right to vote and to be elected in India so suppose you have right to vote and to be elected in India, is it a fundamental right? No, this is not a fundamental right. So we'll eliminate all those things which is not the correct answer. So fundamental rights, it is not the correct answer. A natural right, no, natural right is not. This is not something which you will have by birth. Okay, natural right means that any right which you get from your birth. Okay, which you are supposed to have, like right to eat, right to live, right to water. Okay, these are the natural rights. Okay, without which you cannot survive, humankind cannot survive. So that is known as natural right. Legal right, no, it is constitutional right. Okay, so it is constitutional. So C is the correct answer. Now, according to Supreme Court judgment Jyoti Vasu versus Devi Ghoshal, a right to elect fundamental, though it is to democracy, is anomalous neither to a fundamental and nor a common law right. The Article 326 of the Constitution provides for right to vote and to be elected in India. What is true of the right to vote is also true of the right to contest election. All citizens have the right to stand for election and become the representatives of the people. Hence, it is a constitutional right. Source Union of India versus Association for Democratic Reforms and others. So this is the source. Now let us talk about the rights which are outside Part 3, known as the constitutional rights or legal rights or non-fundamental rights. Okay, so Article 265. So no tax shall be levied or collected except by authority of law. So you cannot have a tax or collection without the authority of law. Okay, so any law shall be levied or collected by the authority of law. Article 300A, no person shall be deprived of his property save by authority of law. 44 Constitutional Amendment Act abolished the right to property as a fundamental right by repealing Article 91F and Article 31 and instead inserted Article 300A, right to property as a legal right. Article 301, trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. So trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free. Article 326, the election to Lok Sabha and state legislative assembly shall be on the basis of adult suffrage. The election to the Lok Sabha and state legislative assembly shall be on the basis of adult suffrage. Okay. So students note, so rights outside Part 3 is a repetitive. Okay. Now what is the position of right to property in India? So I told you it is a legal right available to citizens only. No, not citizen but everyone. Okay, legal rights available to any person. So this is the correct answer. Okay, if suppose if any entity or if any corporation is acquiring a property, so he will have to write legal right. Okay,
that is the thing. Now question is from fundamental rights. Which of the following are envisaged by right against exploitation in the Constitution of India? Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Okay, fair enough. So we'll eliminate those things which is not correct. Okay. Prohibition of traffic in human being and forced labor. Abolition of untouchability. This is incorrect. Abolition of untouchability is part of uh, right to equality. Okay. So Article 1420, right to equality. So not it is not part of right against exploitation. So wherever two, that will be the incorrect. Okay. So if we remove two, we get the answer. So that is the thing.